हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंटअप के क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा था। आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 8 तक का, आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट पे अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर भी है और जिनके पास सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है उनके पास भी होगा। तो सवाल आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के। कहने का मतलब है कि एक आपको त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का नाम भी दे दिया गया है कि त्रिभुज कैसा है सर। त्रिभुज है आपका ए बी और सी। इसी एबीसी में एक लाइन जो है पैरेलल लाइन गया है किसके, डी और ई पैरेलल लाइन गया है किसके, बीसी के पैरेलल गया है। कुछ वैल्यूज दी गई है आपको। वैल्यूज क्या क्या है कि एडी, ए से लेके डी का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। उसके बाद एक वैल्यू दिया गया है आपको 3। तीन क्या है, 3 आपका बी और डी है, बी और डी यहां से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एसी का मान क्या होगा, यानी इस लाइन के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि ये लाइन क्या होगा। तो जब भी आप सवाल बनाओ एग्जाम हॉल में, तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो अपने कॉपी में लिख दिया करो कि इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या दिया गया है कि ए बी है ना, एडी की जो वैल्यू है, ए से जो डी की वैल्यू है वो 1.5 है। फिर आपसे कह रहा है कि बी और डी की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। और फिर एक वैल्यू आपसे कह रहा है कि ए और ई की जो वैल्यू है वो क्या है आपका, 1 है। तब आप जानते हो, आप लिखोगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि सर कोई त्रिभुज अगर दिया है और उसको एक लाइन क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कहां, और पैरेलल है बीसी के, तब ये एडी, बार बार एबी लिख रहे हैं, एडी का रेशियो बनेगा किसके साथ, बीडी के साथ बनेगा। और ये इक्वल हो जाएगा एई के रेशियो के, एई बाय ईसी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये रेशियो आपको दिया रहता है, ये आपको मालूम है, ये पूरा थ्योरम है। पहले आप क्या कर लीजिए, ईसी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सर एडी की वैल्यू क्या दी गई है, एडी की, इस लाइन में भी एक बार और लिख देते हैं हम लोग कि ए और डी की जो वैल्यू है वो क्या है, एडी की वैल्यू 1.5 है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका इसी। क्लियर है। उसी तरीके से आप क्या कर लें, पहले इसी का मान निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी बराबर क्या हो जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट आएगा और ये सारा टर्म राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। तो 3 है ना, 3 डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, तो 15 दूना 30 हो जाता है। तो ई और सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ईसी की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन सर हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए ए से सी की वैल्यू चाहिए। तो एसी क्या है, एसी जो लाइन है वो 2 लाइन से मिलकर बना है। कौन कौन से लाइन से मिलकर बना है, एई और ईसी से मिलकर बना है। तो आप लिखेंगे कि एसी बराबर एई प्लस ईसी। तो एई का मान कितना है, 1, और ईसी आपने 2 निकाला। तो सर एक्चुअल में जो इसका आंसर हो गया ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। ये थ्योरम है, ये पूरा थ्योरम आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए, आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। थोड़ा आवाज बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि आप लोगों को एग्जाम का डेट जो आप लोगों का बहुत नजदीक है, वीडियो भी आप लोगों को देना जरूरी है, इसलिए वीडियो बनाना भी जरूरी हो जाता है। चलिए, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं
बस आप लोग भी हमारे चैनल को दोस्तों तक शेयर करिए, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं या जो आपके दोस्त इस चैनल को नहीं जान रहे हैं, वहां तक आप दोस्तों को शेयर करिए और बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर सवाल कह रहा है कि ए बी एक त्रिभुज है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वैसा ही सवाल है लगभग इसमें, लेकिन प्रूफ करना है आपको। कह रहा है कि ए बी एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और डी, ठीक है ना। और फिर इसमें कह रहा है कि ए और डी परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। किस पर लंब है? वो लंब है आपका बी और सी पर। यानी यहां से एक लाइन आएगा इस तरीके से, इस पर गिरेगा जिसका नाम डी होगा, और ये किस पर लंब है? एडी पर। कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि ए और डी एक लाइन है जो लंब है किस पर? लंब किस पर है? लंब है आपका एडी, लंब है किस पर? बीसी पर। यह आपको बुक में दिया गया है। तब आप यहां देखेंगे कि यहां भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये भी क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, समकोण त्रिभुज मिल रहा है। जब समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है तो पाइथागोरस तो लगेगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर दिया रहे वहां पे हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग चलेंगे किस तरफ? पहले हम लोग चलते हैं एक ट्रायंगल ए डी बी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में इन ट्रायंगल ए बी डी। तो सर ए बी डी में जैसे चलेंगे तो लगाएंगे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का कहना है कि जो बड़ा वाला लाइन है ए बी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये बराबर हो जाता है किसके? ए डी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी बी डी का होल स्क्वायर। यहां से क्या कर लीजिए आप? एडी को अकेला कर लीजिए, बीडी का होल स्क्वायर, बीडी को इधर ले आइए, ए बी का होल स्क्वायर। बी डी को लेफ्ट टू राइट ले आएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, बीडी का होल स्क्वायर। बचा आपका क्या? एडी का होल स्क्वायर। इसे आप समीकरण 1 कर लीजिए। अब ये बात आती है कि सर हमने एडी को अकेला क्यों किया? एडी को अकेला सिर्फ इसलिए किया, जब आप दो ट्रायंगल लेंगे, ये और ये ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में एडी आपका क्या है? कॉमन है। तो इस कॉमन वैल्यू से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आगे देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमने क्या कर लिया? इसको अकेला कर लिया, एडी लाइन को। चलिए अब आप क्या करिए, अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी सी में। तब लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी, उल्टा बोल रहे हैं, ए डी सी में। थोड़ा सा उल्टा नीचे निकल जाता है, किसमें? ए डी ई में हम लोग चले जाएंगे। यहां तक फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला लाइन क्या है? सबसे बड़ा वाला लाइन आपका एसी है, तो एसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? एडी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? डीसी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से फिर हम एडी को फिर अकेला कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहां से आपका एसी का होल स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आ जाएंगे, डीसी का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका किसका? एडी स्क्वायर के। इसे आप क्या कर लीजिए? समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे कि यहां भी एडी इसके बराबर, यहां भी एडी इसके बराबर है ना। तो जब ये पूरा लाइन एडी के बराबर और ये पूरा लाइन एडी के बराबर, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। पहले आप यहां तक उतार लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटा के आगे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, आई होप यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब क्या करना है आपको? कंपेयर करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को। इस लाइन को रहने देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो जाए, है ना। आपसे कह रहा है क्या कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बराबर है, तो आप लिख सकते हो ना कि ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म्स के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि एडी जो है दोनों तरफ बराबर है। तो आप लिखोगे एसी का स्क्वायर माइनस डीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स हो सकता है समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से। यहां से रब कर देते हैं हम लोग। अभी आप क्या कर लो, सिर्फ लेफ्ट टू राइट कर लो, क्योंकि अब जो प्रूफ करना था लगभग सारा आ गया है। कह रहा है कि ए बी का होल स्क्वायर
ए बी पहले से है ना, इधर इधर रहने दो, इसको इधर से इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, डीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से इधर है, इसको इधर से इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, बीडी का होल स्क्वायर। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को? तो छोटा सा टर्म से आपको ध्यान रखना है, बाकी बन जाएगा। ये भी आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन था। चैप्टर 6 में यहाँ पे 2 सवाल पूछ दिया गया है, हो सकता है एक और सवाल पूछे आगे। अब है आपका 11 नंबर सवाल, जो रैखिक समीकरण का सवाल है। ये भी सवाल थोड़ा आसान सा सवाल है, इसको रब कर देते हैं हम लोग। सवाल आपसे कह रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 का एक टर्म्स दिया गया है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 तीनों आपस में बराबर है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, ये आपको बताना है। जिसमें से आपको क्या कह रहा है कि 2 समीकरण दे दिया गया है। समीकरण का कंडीशन क्या है, समीकरण कह रहा है कि एक समीकरण है 2x - 3y + 2 बराबर 0, एक समीकरण ये है। और दूसरा समीकरण है आपका 6x - 9y - 9y + 5 = 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण 2 हो जाएगा। और इस समीकरण में आपसे कह रहा है कि इसकी तुलना कीजिए कि तीनों आपस में बराबर है। तीनों जब आपस में बराबर है तीनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉमास होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, और इसकी मदद से आपको पता करना है ये संगत है या असंगत है। यहाँ पे कॉमास होना चाहिए सब में। असंगत और संगत आपके बारे में एक्चुअल में आपको ये याद रखना है कि सवाल में संगत है या असंगत आपसे पूछ रहा है। तो संगत असंगत कैसे पता चलेगा सर? पता चलेगा कि a1/a2 को पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा b1/b2, क्या हो गया, b1/b2 -3 और -9, और c1/c2 को एक बार लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम में, ये 3 टाइम में, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 1 टाइम में, ये 3 टाइम में। तो आपको दिख रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है, बट नहीं बराबर है c1/c2 के। ये दिख रहा है ना साफ कि a1/a2 बराबर है, इसका ही मान 1/3, b1/b2 भी आपस में क्या है, बराबर हो जा रहा है। और लेकिन यहाँ c1/c2 2/5 है, तो ये c1/c2 नहीं बराबर है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम कह देते हैं कि ये कैसा है, असंगत है। ये कैसा है, असंगत है। अच्छा, कोई बताएगा कि इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ कैसा आएगा? आपको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां तक आप मेरी बात समझ पाए हैं। अब आपको बताना है कि इसका ग्राफ का मान कैसा होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। चलिए, 11 नंबर सवाल हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपके स्क्रीन पे भी है, जिनके पास में सवाल नहीं है स्क्रीन पे, स्क्रीन से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल्य बिंदु, एक मूल्य बिंदु है, मूल्य बिंदु P, मूल्य बिंदु एवं P को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A किस एक अनुपात में बांट रहा है, डेल्टा रेशियो 1 में डेल्टा अनुपात 1 में बांट रहा है। तो डेल्टा का मान क्या होगा? एक्चुअल में ये कह रहा है आपसे कि ये एक लाइन है इस तरीके का, यहां से एक लाइन गया है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है P, और ये एक आपका सेंटर है जिसको 0 है, ये आपका है सेंटर O। यहाँ कोई पॉइंट A है जो एक रेशियो में बांट रहा है आपको, डेल्टा और 1 में बांट रहा है, और इसका मान आपको दिया गया है ना, P का मान आपको दिया गया है। P का मान कितना है, 3 P का मान कितना है, 3 दिया गया है, और A का जो मान है वो आपको 2 दिया गया है। तब आपको मालूम है सर कि ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगेगा कि m1/m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूले से आपका बनना है। तो एक बात याद रखिएगा, ये क्या है, ये m1 का जगह लिया हुआ है, ये किसका, ये m1 का जगह लिया है, और ये सर ये m2 का जगह ले लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, और क्योंकि ये मिड पॉइंट है,
ये मिड पॉइंट है, ये आपका x है और ये आपका क्या है, ये आपका y है। ये आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका क्या, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले x निकालना होता है, तो लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही इसका फॉर्मूला है, इतना बात आप जानते हैं। क्योंकि x है और x की जगह पे कितना है 2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2। m1 कितना हो जाएगा, m1 का जगह लिया हुआ है डेल्टा, तो डेल्टा लिखेंगे, इंटू x2 कितना है आपका 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा आपका 1 और ये कितना हो जाएगा, हाँ x1 यहाँ आपका कितना है 3 है और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है ना, यही होगा। अब आप क्या करोगे, इस टर्म्स को डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ क्या, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये 3 1 जा 3 बनेगा। ठीक है ना। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेल्टा और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, फिर यहां से क्या हो जाएगा आपका कि 2 डेल्टा, ये हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस होगा ना, तो माइनस होके कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। बस आपको लैंग्वेज समझना है और लैंग्वेज क्या कह रहा है, बस इसी चीज को पकड़ना है। जब हम बनाते होंगे ना तो आपको लगता है अरे ये तो आता है हमको, तो ये सब चीजें तो ये सब चीज पढ़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका समझना है कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। किसी सवाल को बनाने से पहले ये समझना है कि सवाल कह क्या रहा है। जब तक आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है और रास्ते घर से निकल जाइएगा तो भटकते रहिएगा। वही हाल होता है मैथ्स के सवाल में। आपको मैथ्स के सवाल में ये नहीं मालूम है कि सवाल कह क्या रहा है और सवाल में करना क्या है, तो आप सवाल आपसे नहीं बनने वाला। पहले सवाल को समझिए, सवाल ये समझिए कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है और सवाल में हमें निकालना क्या है, ये मेन पॉइंट है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हो और समझ गए होंगे और इस तरीके का सवाल आपसे आसान से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ना है हम लोगों को, शायद क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 12 हम लोगों ने पढ़ लिया। 13 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार सवाल आप देख लीजिएगा कि सवाल आपसे क्या कह रहा है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं वह सवाल क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्षक आपको दिए गए हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया गया है और ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो सर ट्रायंगल यहाँ बना लेंगे हम लोग साइड में कि आपका ट्रायंगल है ना। एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका बन गया एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में कह रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। कह नहीं रहा है, आपको मान लेना है कि ए बी सी है। और कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट बड़े आराम से रखना है, कोऑर्डिनेट ही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट अगर गलत हो तो आपका क्या होगा, एरिया का मान भी गलत निकल जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट है आपका, कोऑर्डिनेट है आपका 3 and 5 यानी -5। उसके बाद बी है, दूसरा नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, तो ये हो जाएगा -7 5 और सी जो हो जाएगा आपका 10 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है सर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा ये सवाल किसका है, ये चैप्टर नंबर 5 का सवाल है ना, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट जो दिया गया है आप फिगर बना लीजिए। कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है यानी सर x1 दिया गया है, x1 क्या दिया गया है, x1 दिया गया है आपका 3। फिर आपको क्या दिया गया है x2 आपको दिया गया है कितना, x2 आपका -7 है। फिर आपका x3 दिया गया है कि x3 कितना है आपका, x3 आपका 10 है।
फिर आपका y1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका y2 हो जाएगा, कि y2 क्या हो जाएगा, इसमें b में आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर आपका y3 क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा आपका -2। ठीक है, हमें चाहिए क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1। ठीक है, x1, यहाँ x1 है तो y2 होगा, y2 -y3। 1 के बाद आता है आपका 2, तो x2, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे आपका y3 माइनस y1। y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पर x3 हो जाएगा आपका कितना, y2 माइनस y1। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक है ना, क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कितना हो जाता है आपका, वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x का मान कितना है, x का मान सर 3 है। फिर y2 कितना हो जाएगा, y2 4 है तो 4 लिखेंगे। y3 कितना हो जाएगा, y3 2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे x2 का मान, x2 का मान क्या है, -7, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7। ठीक है, y3 -2, y3 -2। फिर माइनस y1 कितना है आपका, y1 यहाँ -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस x3 क्या है, +10 है। उसके बाद y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 कितना है आपका, 4 है, और 4 और y1 कितना है, -5, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए वो रीचेक कर लेते हैं हम लोग। x जो हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 कितना हो गया, 4 और y1 कितना हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा आपका 2। चलिए यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद ये -7 है तो लिखेंगे -7। यहाँ फिर आपका क्या हो जाएगा, y3 -2 और उसके बाद y1। ठीक है, ये आपका वैल्यू सही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना भाग करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो थोड़ा दूर तक हम लिख देते हैं, बाकी आप जो है इसका खुद से बना सकते हैं। चलिए, ये हो जाएगा आपका 3 × 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर जाएगा आपका 3 और -7 × 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, प्लस में, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 × 10। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, बस मेरा काम था समझाना और आपको ये याद दिला देना कि इसका त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप उतार लीजिए कॉपी में अच्छे तरीके से, एक सवाल इससे रहना ही रहना है। चलिए, इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, ऐसे सवाल में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आसान सा सवाल है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए जब तक हम इसको रब कर देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम भी। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बन सकती है। कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर का गोला है, ठीक है। उस गोले को आपको क्या करना है, तो उस गोले से हमें 2 सेंटीमीटर का गोला बनाना है। मान लीजिए कि एक बड़ा सा गोला है, उससे आपको गुल्ली बनाना है, छोटे छोटे जो गुल्ली कंचा होता है उस तरीके का कंचा आपको बनाना है। और कंचे का जो रेडियस कह रहा है वो रेडियस है आपका 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है आपका, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। लेकिन बड़ा वाला जो गोला है, वो गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो आपका 6 सेंटीमीटर है। एक्चुअल में बात आती है कि क्या सर इसका क्षेत्रफल के बारे में कहा जा रहा है या इसके वॉल्यूम के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि आपको उसको कटिंग करके निकालना है तो वॉल्यूम यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ कि क्षेत्रफल डिपेंड करता है। आपको उसी छोटे बड़े गोले से, उसके रेडियस से आपको क्या करना है, छोटा छोटा कंचा बनाना है, छोटा छोटा गोला बनाना है। यहाँ वॉल्यूम की बात होगी। तो सबसे पहले आप क्या लिख दो, जो इसमें कुछ दिया गया है टर्म्स है वो लिख दीजिए। कह रहा है कि छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या
तो पहले आप लिख दीजिए बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़े बड़े गोले बड़े गोले गोले की त्रिज्या बराबर त्रिज्या, इसको हम क्या कह देते हैं, कैपिटल आर कह देते हैं। ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कह देंगे। तो बड़े गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे गोले बड़े गोले का आयतन हम पहले निकाल लेते हैं। आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है, बड़े गोले का आयतन क्या हो जाता है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, वॉल्यूम में क्यूब होता है पाई आर, और आर यहाँ हमने कैपिटल माना है, तो आपने भी यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल आर लिखना है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 4/3 पाई को रहने दीजिए, क्योंकि पाई डिवाइड करना है, कंचा आपको निकालना है ना, तो डिवाइड का मामला आएगा। चलिए यहाँ पे आर की वैल्यू लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6 लिख देंगे। क्लियर है, 3/4 को भी आप मत नहीं काटिएगा, या पाई का ही वैल्यू नहीं रखिएगा। पाई का वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, ये बाद में आपको क्या हो जाएगा, काटने में आसानी हो जाएगा। पाई का मान वैसे रहने दीजिए। ये 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा, ठीक है, इसको वैसा ही रहने दीजिए। अब आप निकालिए छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, ठीक है ना, यानी स्मॉल आर कह दीजिए, ये आपको कह रहा 2 सेंटीमीटर, तो फिर लिखेंगे छोटे गोले का आयतन, क्या हो जाएगा, सेम है, 4/3 पाई आर की जगह में स्मॉल आर लिख देना है आपको। यहां लिखेंगे 4/3 पाई की जगह पे पाई, और आर का मान कितना है, 2 का होल क्यूब कर देंगे, तब इसका मान क्या आ जाएगा, 4/3 पाई को पाई की जगह पे, और आर का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले आप इतना सा इसको उतार लीजिए, क्या छोड़िए, आइए यहीं पे कर देते हैं हम लोग, जगह है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, छोटे वाले लास्ट जो लाइन आपसे कह रहा है कि कितनी गोले बन सकते हैं, तो गोलों की संख्या गोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ये गो है, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या में हम क्या करते हैं कि बड़े वाले जो आयतन है, बड़े वाले आयतन में से हम छोटे वाले आयतन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4/3 पाई इधर हो जाएगा 8, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 216/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड दे दीजिए 216 से, ये जितनी बार में डिवाइड होता है एक बार आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 8 के पहाड़े में 8 दूना 16, फिर इधर हो जाएगा 8 7 56, ठीक है। तो ये 27 गोला आपका क्या हो सकता है, बन सकता है। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत, चलिए अगर यहीं पे कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पढ़ेंगे अब, क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि एक अर्धवृत्त की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, इट इज डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवाल ना बड़े आसान होते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल को आप क्या करना, छोटा सा फॉर्मूला है, जब भी दिया रहे आपको कि अर्धवृत्ताकार कैसा है, अर्ध अर्ध मतलब आधा, अर्धवृत्ताकार खेत की
हमें क्या चाहिए, परिमिति चाहिए, खेत की परिमिति, परिमिति इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा आपका अर्ध अर्ध वृत्त का परिमाप प्लस आपका व्यास। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 1/2 2 पाई आर। इसके बाद व्यास आपका क्या हो जाएगा, व्यास आपका डी जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, 1/2, यहां सबसे पहले आप क्या कर लें, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पाई। और आर का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है तो आप क्या लिखेंगे, 7/2 लिखेंगे। या आप क्या करिए, यहाँ पे एक काम ये कर दीजिए कि पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान कितना, 22/7, 22/7। और यहाँ कितना हो जाएगा, व्यास आपका 7 है, 7/2 हो जाएगा, तिरछा यही होगा ना। और प्लस क्या कर देना है, व्यास को ऐड कर देना है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 12 से 11 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 17 प्लस, ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। आसान सा सवाल है, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। जब भी अर्धवृत्त यानी कि आधे वृत्त की बात हो, चाहे वो खेत हो और भी कोई फिगर दिया रहे, लेकिन अर्धा वृत्त हो, वृत्त आकार का हो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप प्लस व्यास, दोनों को ऐड कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए एक बार इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, 15 हो गया, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 लगभग सेम है। यहाँ पे वृत्त के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ वृत्त का परिमाप दिया गया है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। सर परिमाप क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो लिख लीजिए पहले। कह रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि दी गई है, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस दिया गया है, वृत्त की परिधि इसको सी कह लेते हैं, ये आपका क्या है 39.6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर किसके बराबर, 396 के बराबर, 39.6 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। यहां से आप क्या कर लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आर को अकेला कर देंगे, यहां से आर को अकेला कर देंगे, ये 39.6 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। अब क्या रख दीजिए, आप पाई की वैल्यू को रख दीजिए। तो पाई की वैल्यू को जैसे रखेंगे, ये हो जाएगा 39.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। 7 को क्या कर ले, ऊपर ले हम लोग, है ना। तो ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18 और 2 8 जा 2 9 जा 18, है ना, 2 9 जा 18.28 जा 6। क्लियर है, बात समझ रहे मेरी। यहां से आप जब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ साफ साफ आपको दिख जाए, ये कुछ इस तरीके से बन गया, डिवाइडेड बाय 2। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तब आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 66.3 आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है। जब ये आपका रेडियस आ गया तो हमें चाहिए क्या, इसमें आपसे कह रहा है एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 6.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा
6.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39.69 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आंसर आ रहा है। यहाँ से इसको पहले कैंसिल आउट कर लीजिए। कैंसिल आउट करने के बाद आपको आंसर आएगा 12496 अप्रोक्स, लगभग यही कुछ मान आ जाएगा। क्लियर है? 96 या लगभग ऐसा ही या एग्जैक्ट आपको जो वैल्यू आ जाए 66 अप्रोक्स के आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो इसमें ज्यादा परिधि दी गई थी, है ना, और आपको निकालना था क्या, एरिया निकालना था। तो पहले यहाँ परिधि से आपने आर निकाला, आर का वैल्यू, और फिर आपने विड्थ का क्षेत्रफल लगाया, पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात को? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, सॉरी 7 नहीं, 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, देखिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ट्रिगो का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये जो है बराबर होगा 1 के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस, तो जब एलएचएस लेंगे तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करते हुए हमें 1 लेके आना है ना। बड़ा आसान सा सवाल है, आप इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। जब इसको लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो इस जगह पे आप ये रख सकते हैं। क्लियर है? अब आपको विजन क्लियर हो गया, क्योंकि ये उल्टा है, तो आप इसको क्या कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1। तो एलएचएस बराबर हो जाएगा किसके, आरएचएस के। क्लियर है? चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसके रेफरेंस से हमने ये लाया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया एक बार इसका। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगो का है। जरूरी नहीं होगा कि लगातार ट्रिगो का ही क्वेश्चन दे दे, लगातार लीनियर इक्वेशन का ही 3 क्वेश्चन दे दे, लगातार बहुपद का ही 3 क्वेश्चन दे दे आपको, है ना। आपको 3 क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है सीक्वेंस अलग करके दे सकता है। यहाँ तो आपका लगातार 3 क्वेश्चन है। 18 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, 18 नंबर सवाल कह रहा है आपका कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को क्या करना, और इसे प्रूफ करना है आपको कि शेक कोशेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देख लो एक बार। ये एलएचएस हो जाएगा, है ना, ये एलएचएस से आरएचएस की तरफ चलना है। तो आप करना क्या, ये जो डिनोमिनेटर में है इसी को रेशनलाइजेशन करना, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ। ये मेथड आप लोगों ने पढ़ा है कि ये कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। नीचे वाली वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज कर देना है, बीच में प्लस है माइनस है तो प्लस के साथ आपको यहाँ पर लिख देना है। ऊपर लिखना है तो सेम आपको नीचे भी लिखना है, सेम आपको नीचे भी लिखना है। तब आप देखेंगे क्या कि ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस कॉस दोनों सेम है, तो इस पे पावर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 1
ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, होगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आया ना। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, इतना बात तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर दोगे कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे टर्म्स में स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ ये हो जाता 1। अच्छा, एक बात ये भी समझना है कि अगर 1 पे स्क्वायर दें या ना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसी रेफरेंस से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए, फिर आप क्या करें, यहाँ ये 1 प्लस कॉस थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि अंदर रूट के अंदर ना स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। और अब क्या करें, आप तोड़ दीजिए इसको, साइन को एक बार 1 से डिवाइड कर दीजिए और साइन को एक बार कॉस से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/2 और 5/2 अगर इस तरीके से सवाल दिया रहता है तो आप क्या करते हो कि अगर एलसीएम दोनों एक जैसा है तो दो में से एक को लिखते हो और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देते हो, करते हो ना ऐसा। तो सेम चीज है कि यहाँ पहले से इस फॉर्म में दिया गया था, आपने तोड़ के इस फॉर्म में ले आना है। ठीक है ना, एक बार इसको इससे डिवाइड कर दिया, एक बार इससे डिवाइड कर दिया। क्लियर है, आई होप समझ रहे थे इसी बात को, छोटा सा बात है। चलिए, तो 1 बाय साइन जो होगा वो किसके बराबर, कोसेक के बराबर होगा, यही प्रूफ करने कह रहा था। और कॉस बाय साइन किसके बराबर, कोट के बराबर, यही आपको कह रहा था प्रूफ करने के लिए। तो आप कह सकते हैं LHS बराबर है किसके, RHS के। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके बताना है कि कहाँ आपको पॉइंट में दिक्कत हुआ है। चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चलिए, ये नीचे वाला पोर्शन अगर थोड़ा कट रहा है तो हम यहाँ इसको क्लियर कर देते हैं मिटा करके, कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे जो था आपका रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। चलो, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत होता होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर करना है ज़रूर, ताकि वैसे बच्चों तक पहुंच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चले, और सेंटअप का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर सॉल्व करिएगा, सेंटअप के एग्जाम से आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि सिद्ध करें। सवाल तो आपकी स्क्रीन पर है, हम यहाँ डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं। LHS बराबर क्या दिया गया है आपको, सवाल आपके स्क्रीन पर है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया गया है ना। और बीच में क्या है, माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको सवाल में दिया गया है, और आपको प्रूव करना है क्या, K2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलो, अब यहां पर से आप क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो जैसे 1/5 1/2 और 4/3, तो दोनों एक टेबल में नहीं आ रहा था तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 3 1 जा 3, 2 8 जा 2 4 जा 8, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है आपको। तो ये वाला टर्म्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये वाला टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि माइनस है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा।
चलिए दोनों को ब्रैकेट में ही लिख देता है। उसके बाद नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा ना। चल ब्रैकेट ओपन कर दो सबका, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये अंदर जाएगा -1 और ये अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, अभी तुरंत बताया था कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही टर्म हो जाएगा। अभी क्या करना है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आपका बचा कितना, ये बच जाएगा 2 कॉस थीटा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा, आया ना, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अगर 1 पे स्क्वायर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, एक बार एक पावर के साथ कॉस के साथ, और एक बार कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि स्क्वायर में है, इसको अगर हम तोड़ दें कि दोनों मल्टीप्लाई होकर के फिर स्क्वायर में आ जाएगा, आएगा ना। तो कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉस बाय साइन कोट के बराबर हो जाएगा, और 1 बाय ये हो जाएगा आपका कोसेक के बराबर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलिए यहां भी हम लोग कहेंगे कि LHS बराबर हो गया RHS के। चलिए आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ओह पढ़ाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग को वीडियो देना ज़रूरी है। चलिए पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, एक और लास्ट क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, अब नहीं हो पाएगा। चलिए आपको मेरी आँख से पता चलता होगा कि कितना सर्दी है, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों का नज़दीक है, पढ़ाना ज़रूरी है, इसीलिए टाइम पे वीडियो देना पड़ रहा है। और 1 दिसंबर से जो है आपका क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करना है, 2024 से लेकर के 2016 तक का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के देंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशन अड्डा बाय रियासत सर के चैनल पर ही। तो वैसे बच्चे जिनको और जोड़िए, यहाँ क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारा भी आपको टर्म्स मिलने वाला, बहुत सारा वीडियोस मिलने वाला है, तो लोगों को जोड़ते चलिए। क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बैंक जिसने पढ़ लिया उनका मैथ्स में स्कोर करना 100% हो जाता है, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। क्योंकि आजकल ना बिहार बोर्ड में खास करके रिपीटेड क्वेश्चन देना स्टार्ट किया गया है। 5 साल के आप क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, कई क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। चलिए आइए, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आप एक चीज देखते होंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा, पूरेगा ना। इसका मतलब ये सर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बनने वाला है। ये सवाल है आपका कुछ, तो आप क्या करो, किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको या तो इसको, तो सेकंड वाली वैल्यू को ही चेंज करते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर 63, चेंज करना है इसको, तो आप साइन को ऐसा लिख सकते हो ना, 90 माइनस 27 है, तो 27 कब आएगा, जब 90 में से 63 को माइनस कर देंगे, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगा, यह स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ जो है यहाँ पहले वाले को चेंज करना कि कॉस स्क्वायर, और 90 में कितना माइनस किए रहेंगे कि 70 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो 73 माइनस कर देते हैं, और दूसरे वाले टर्म्स को जैसा है वैसा रहने देना। क्लियर है। चलिए उसके बाद आपने यहाँ देखा कि पहला जिसको आप चेंज नहीं किया है वो एज अ टीज रहेगा, लेकिन जिसको चेंज किया है तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब नीचे आप लिख सकते हैं
जिसको चेंज किया तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना 73, और ये स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर, और इसने इसको चेंज नहीं किया है तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा 73। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। देखिए थीटा का दोनों का वैल्यू सेम है ना, फिर यहाँ भी क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर, ये कैंसिल आउट होकर के भी कितना बचेगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आज भर क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है आपको क्लास 10 से रिगार्डिंग, तो वीडियो पे बने रहेंगे, इस चैनल पे बने रहेंगे। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।